नमस्कार। भारत का एक ऐसा खाद्यान्न जिसको जीविका के साथ, जीवन के साथ, जिसको नौकरी के साथ और जिसको पेट के साथ जोड़ा गया, वो है रोटी। आपने ऐसा सुना ही होगा कि मैं पेट के लिए या रोटी के लिए ये काम कर रहा हूँ, मैंने उसकी रोटी खाई है, मुझे रोटी के लिए सब कुछ करना पड़ता है, मेरी रोटी वहाँ पर लिखी है। ऐसी बहुत सारी बातें आस-पास रोटी के गूँथी गई है। ऐसे तो हज़ारों लाखों खाद्यान्न है, फल है, फ्रूट्स है, बहुत सारे न्यूट्रिशन वाले और भी वस्तुएँ हैं, लेकिन रोटी ही इतनी प्रसिद्ध क्यों हुई और रोटी का ही इतना महत्व क्यों बढ़ा? तो ये आयुर्वेद की संहिताओं को हम देखते हैं तब हम जानते हैं कि रोटी में कितने गुण भरे पड़े हैं और वो रोटी भी कितने प्रकार की है। तो चलिए देखते हैं कि आयुर्वेद में वर्णित रोटी के कितने प्रकार हैं और किस प्रकार की रोटी के कौन से गुण हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं पहले तो प्रकार, यानी कि आयुर्वेद में वर्णित 4 प्रकार की रोटी, यानी कि रोटी के 4 प्रकार। तो सर्वप्रथम भाव प्रकाश नामक ग्रंथ में विविध धान्य के प्रकार के आधारित रोटी के प्रकार गिनाए गए हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं गेहूं की रोटी, जो गेहूं के आटे से बनती है। जौ की रोटी, जो जौ के आटे से बनती है। उड़द की रोटी, जो उड़द के आटे से बनती है। और चने की रोटी, वो चने के आटे से बनती है। तो यहाँ पर धान्य के प्रभेद से रोटी के प्रकार बताए गए हैं। अब ये रोटी और हमने रोटला की बात एक बार आपको की थी, वो दोनों में मुख्य डिफरेंस ये है कि रोटला पचने में भारी है और रोटी पचने में हल्की है। ये तो एक प्रसिद्ध डिफरेंस है। दूसरा, अभी कॉर्पोरेट लाइफ में, हमारे नौकरी धंधे वाले जीवन में, हमारे नागरिक लाइफ में, जिसमें हम नगर में, फ्लैट में या कहीं रहते हैं, तो उसके लिए रोटले से ज्यादा हमारे लाइफस्टाइल को अनुकूल होती है रोटली। इसके लिए ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है कि ये रोटी को हम किस प्रकार से बनाएँगे और किस प्रकार की रोटी के क्या गुण हैं और कब उसका सेवन करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि भारत में विविध प्रांतों में प्रचलित जो रोटी बनाने की परंपरागत पद्धति है, वो क्या है और उसके पीछे का विज्ञान क्या है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि रोटी बनाने की जो परंपरागत विधि है, उसके पीछे एक विज्ञान छिपा हुआ है। और वो विज्ञान किस तरह से है और किस तरह से विधि की शुरुआत हुई है, वो हम देखते हैं। सर्वप्रथम रोटी बनाने के लिए पहले तो आटा लिया जाता है। वो 100 से 200 ग्राम धान्य का बारीक आटा लिया जाता है। धान्य अलग-अलग हो सकते हैं। उसमें तेल या पानी मिलाकर आटे को गूँथ लिया जाता है बराबर। ये दूसरा स्टेप है, बराबर है? फिर चकला बेलन से बेलकर गोलाकार रोटी बनाई जाती है और उसके बाद मिट्टी के या लोहे के तवे पर या अंगारों पर उसको गर्म करके सेकी जाती है, पकाई जाती है। तो ऐसे बच्चे से लेकर वृद्धों तक सभी का पोषण देने वाली, आसानी से पचने वाली और हमारे जीवन को जो अनुकूल आ गई है, वो रोटी तैयार होती है। बराबर है? तो ये हमने देख ली परंपरागत विधि। अब ये परंपरा भी शास्त्र से ही आई है। तो ये परंपरागत जो विधि है, ये शास्त्रों से आई है और ये विधि से जो रोटी बनाई जाती है, उसके बहुत सारे गुण होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि ऐसे गुण इस रोटी के किस प्रकार के गुण हैं, वो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो ये से हम गेहूं की रोटी के सबसे पहले गुण देख लेते हैं, क्योंकि गेहूं की रोटी जो है वो सबसे प्रसिद्ध हो गई है, बराबर है? गेहूं को धान्यों का राजा भी आजकल माना जाता है। तो ये गेहूं की रोटी है, वो किसे खानी चाहिए? बहुत लोग कहते हैं गेहूं नहीं खाना चाहिए, ये वो ग्लूटेन है। वो बात थोड़ी देर के लिए हम अलग रखते हैं। तो हम यहाँ पर जो प्रसिद्ध है और आयुर्वेद के समय में जो गेहूं था और अभी इसकी बात अभी नहीं करते, लेकिन गेहूं की रोटी की सीधी बात करते हैं। गेहूं की रोटी के बारे में भाव प्रकाश नामक ग्रंथ में पूर्व खंड में कृतान्न वर्ग में ऐसा लिखा है कि रोटी का बलकृत रुचिया ब्रूहणी धातुवर्धनी वातकनी कफकृद उर्वी दीपाग्निनाम प्रपूजिता। मतलब गेहूं की जो रोटी है वो दीपाग्निना प्रपूजिता, यानी कि जिसकी जठराग्नि प्रदीप्त है, उसको खानी चाहिए। खाने से क्या लाभ होता है? बलकृत है, ब्रूहण करती है, शरीर का बल को बढ़ाती है, धातु का वर्धन करती है, वात का नाश करती है। कफकृत तो अवश्य है, आम करती है वो, क्योंकि गेहूं आम करने वाला है, भारी है। तो आयुर्वेद में इसका दोनों देखकर बताए, उसके दोष भी बताए हैं, उसके गुण भी बताए हैं। तो ऐसी गेहूं की रोटी है।
वो किसको खानी चाहिए? तो जो युवा है, बलवान है, जिसका पाचन अच्छा है और प्रदीप्त जठराग्नि वालों के लिए ये श्रेष्ठ है। तो ये गेहूं की रोटी है, ये बाद के काल में बहुत प्रसिद्ध हुई। उसका कारण आप जानते हैं, इसका कारण एक गहरा कारण ये है इकोनॉमिकली। पहले के काल में हम जौ का ज्यादा प्रयोग करते थे, जौ की रोटी खाते थे, क्योंकि वहां पर जहां हम लोग रोटी बनाते थे वहीं पर हमारा धंधा था, वहीं पर हमारा कार्य का स्थान था। जैसे हम दुकान से घर पर खाने को आते थे, खेत से खाने को आते थे, पास पास में सब था। तो क्या था, जौ की रोटी तुरंत बनाई तुरंत खा सकते, क्योंकि बाद में वो रुक्ष हो जाती है, फट जाती है। लेकिन जब से डब्बा आया, पाथे आया, टिफिन आया और उसका प्रचलन बढ़ा, तो उसमें केवल एक रोटी बहुत नरम रहती है, बहुत ही अच्छी रहती है, और ये गेहूं की रोटी। इसके लिए गेहूं की रोटी प्रसिद्ध हो गई, इसका अर्थशास्त्रीय कारण है। तो ये हमने देख लिया गेहूं की रोटी का गुण, और गेहूं की रोटी किसको नहीं खानी चाहिए, किसको खानी चाहिए। तो ये सभी लोग खा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रोग है, मंदाग्नि है, आम के रोग है, ऐसे लोगों को नहीं खानी चाहिए। आगे हम देखते हैं जौ की रोटी के गुण, और जौ की रोटी किसको खानी चाहिए, और आगे आपको समझ भी लेना है कि किसको नहीं खानी चाहिए। तो हम समझ गए, यवका रोटिका रुच्या मधुरा विशदा लघु मल शुक्रा नीलकरी बलिया हंथी कफा मयान, बराबर है। तो ये भाव प्रकाश नामक ग्रंथ के पूर्व खंड में कृतान वर्ग में ये श्लोक आता है। अब देखिए, ये यौ की रोटी का एक विशेष महत्व है। जो आध्यात्मिक साधना करते हैं उसके लिए परम सात्विक आहार दो गिनाए हैं, एक जौ की रोटी और दूसरा छाछ। और ये दोनों का कॉम्बिनेशन बताया है जो आध्यात्मिक साधना करते हैं उसके लिए। तो ये पहला तो गुण हो गया कि जो आध्यात्मिक साधना में सत्व गुण है उसको बढ़ाने वाली ये होती है, बराबर है। फिर जिसको डायबिटीज है, मोटापा है, कब्ज है और पथरी के रोग है, उसके लिए ये श्रेष्ठ आहार है, बराबर है। मतलब ये पेट को साफ करती है, और ये जो है वो मतलब कफ के रोगों में भी श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर ये बताया कि यवजा रोटी का रुचिया रुचिप्रद है, मधुर है, विशद है, बराबर है। शरीर को मतलब ये पोषण देती है, लघु है, मल शुक्र अनिल करी, मल को भी बढ़ाती है, मतलब ज्यादा मल को साफ करती है, मल को बढ़ाती है, शुक्र को तो बढ़ाती है, मतलब तो पौरुषत्व के लिए अच्छी है, अनिल करी वातकारक है, बलदायक है, और कफामयान मतलब कफ के रोगों को वो दूर करती है। तो इस प्रकार की ये जौ की रोटी है। अब केवल उसमें एक ही माइनस है, और ये ज्यादातर ये एक ऐसी है जिसको डायरिया होता हो बार बार, क्योंकि ये मलकरी है, बराबर है। तो जिसको डायरिया होता हो बार बार, ऐसे लोग ये जौ की रोटी नहीं खा सकते हैं। और खास करके जिसको अल्सरेटिव कोलाइटिस के समय पर जब खून गिरता है या बार बार मल आता है, ऐसे लोग ये इसको नहीं खा सकते, बाकी के लोग उसको खा सकते हैं। तो ये हमने देखी जौ की रोटी के गुण और उसकी बात। अब आगे देखते हैं हम उड़द की रोटी के गुण, और उड़द की रोटी किसको खानी चाहिए, बराबर है। तो ये बताया गया है कि धूम सी रचिता चैव प्रोक्ता जर्जरिका बुधेहि जर्जरी कफ पित्तग्नि किंचित वात करी सुरता। भाव प्रकाश नामक ग्रंथ में पूर्व खंड में कृतान्न वर्ग में श्लोक आया है। उसमें यह बताया गया है कि धूम सी रचिता चैव प्रोक्ता जर्जरिका बुधे, क्या बताया गया है कि उड़द की जो रोटी है उसको जर्जरिका कहते हैं बुद्धजन विद्वान लोग, बराबर है। फिर क्या बताया, जर्जरी यानी कि उड़द की रोटी वो कफ पित्त अग्नि, कफ और पित्त को दूर करती है, और किंचित वात करी स्मृता, थोड़ी सी वो वात को बढ़ाती है। जैसे डिटेल में देखें तो वो वीर्यवर्धक है, बलवर्धक है और गृहस्थी के लिए उपयोगी है। फेशियल पैरालिसिस में तो ये एक औषध के समान है, और कफ पित्त के रोगों में श्रेष्ठ है। एक बात आप याद रखिएगा, उड़द की रोटी है वो वीर्यवर्धक के साथ साथ थोड़ी कामवर्धक भी है। कामवर्धक होने से सन्यासियों को नहीं खानी चाहिए उड़द की रोटी। अच्छा, दूसरी बात है विद्यार्थियों को नहीं खानी चाहिए, क्योंकि वो बुद्धि को थोड़ा प्रतिबंध करती है। बहुत बुद्धि है वो खा सकते हैं, लेकिन जिसमें कम बुद्धि है, पागल लोग है, या जिसकी बुद्धि चलती नहीं है, मंद है, ऐसे लोगों को उड़द का सेवन नहीं करना चाहिए, उड़द की रोटी भी नहीं खानी चाहिए। गृहस्थी तो ये खा सकते हैं, लेकिन गृहस्थाश्रम के अलावा लोग जो है, जो विद्यार्थी जीवन जीते हैं, वानप्रस्थ में है या संन्यास में है, उसको ये नहीं खानी चाहिए।
तो ये उड़द की रोटी के गुण, और उड़द की रोटी किसको खानी किसको नहीं खानी ये देखा। अब आगे हम देखते हैं चने की रोटी के गुण और चने की रोटी किसको खानी चाहिए। तो ऐसे ही भाव प्रकाश नामक ग्रंथ के पूर्व खंड में कृतान्न वर्ग में श्लोक आता है, चणक्या रोटी का रुक्षा, चने की रोटी रुक्ष होती है, श्लेष्म पिताश्रनु गुरुहु, बराबर है। तो ये बताया है कि चणक की जो रोटी है, चने की रोटी, वो रुक्ष है, श्लेष्म पित्ता आश्रनु गुरुहु, थोड़ी गुरु है, बराबर है, पित्त का और श्लेष्म का आश्रन स्राव करने वाली है थोड़ा, विष्टम्भिनी च चक्षुष्या तद गुणा चापी शशकुली ही, बराबर है, मतलब विष्टम भी है, थोड़ा कब्ज वगैरह करने वाली है, और चक्षुष्या यानी कि वो आंखों को बल देने वाली और आंखों के लिए उपकारी है, बराबर है। तद गुणा चापी शशकुली मतलब जैसे चने का है ऐसे ही शशकुली रोटी के गुण है उसके। तो ये ज्यादातर किसको खानी चाहिए इसके लिए हम देखते हैं तो जो दो बातें हैं, एक तो जिसको आंखों का काम करना पड़ता है, जो स्क्रीन पर देखते रहते हैं, कंप्यूटर का काम करते हैं या और इस प्रकार का काम करते हैं जिसमें आंख का बहुत प्रयोग होता है, देखने का प्रयोग होता है, दृष्टि के ऊपर बहुत ही भार आता है, तो वो आंखों को श्रम पड़े ऐसा काम करने वाले लोगों के लिए ये रोटी श्रेष्ठ है, बराबर है। फिर रक्त विकार जिसको हुआ है वो भी एक पित्त का ही विकार है, तो रक्त विकार जिसको हुआ है उसके लिए भी एक औषध के रूप में ये कार्य करती है रक्त विकारों में। इसके लिए रक्त विकारों की परहेज के वक्त चने की रोटी की बात बताई जाती है, उसको चने की रोटी खानी होती है, बराबर है। और कफ पित्त के रोगी के लिए श्रेष्ठ है क्योंकि वो कफ पित्त को दूर करने वाली होती है, थोड़ी गुरु होती है लेकिन वो कफ और पित्त के रोगों के लिए श्रेष्ठ बताई गई है। तो ये जो चने की रोटी है वो इस लोगों को, इस प्रकार के लोगों को खानी चाहिए। तो ये हमने चने की रोटी की बात अभी हमने देख ली। अब हम देखते हैं कि कैसी रोटी भूलकर भी नहीं खानी चाहिए, मतलब सभी प्रकारों की रोटी में कैसी रोटी नहीं खानी है। तो ओवन में रखी हुई रोटी नहीं खानी है, क्यों? क्योंकि व्यक्ति के बल को हर लेने वाली होती है वो, बराबर है। वापस गर्म की हुई, एक बार रोटी बना दी वापस गर्म तवे पर रख कर गर्म की, वो पोषक तत्व रहित त्रिदोषकारक हो जाती, इसके लिए नहीं खानी चाहिए। अर्धपक्व अति पक्व रोटी की भी बहुत समस्या है, बराबर है। तो ये पाचन में अवरोध उत्पन्न करने वाली और पाचन की विकृति को बढ़ाने वाली होती, इसलिए नहीं खानी चाहिए। और लघु गुरु धान्य मिश्रित, अभी एक चलन पड़ा है, कोई भी किसी का आटा मिक्स करके वो बना देते हैं, तो ये लघु गुरु धान्य जहाँ मिश्रित होते हैं। अब आपको ये भी जानना होगा कि लघु धान्य कौन सा है, गुरु धान्य कौन सा है, और रोटी बनाने की सही विधि कौन सी है। तो रोटी बनाने के जो 20 नियम है वो स्टेप बाय स्टेप हमने एक अलग वीडियो में बताए हैं। इसका एक अलग वीडियो स्पेशल है, रोटी बनाने के 20 नियम। तो ये नियम आपको जानने हैं तो आपको पता चल जाएगा कि रोटी के बनाने के भी नियम है, और ये नियम के अनुसार रोटी बने तो जो लिखे हैं वही गुण आज भी प्राप्त हो सकते हैं। तो ये खास ये अंडरलाइन करिए, लघु गुरु धान्य मिश्रित जब हो जाती है तो क्या होता है कि कोई धान्य जल्दी पच जाता है, कोई देर से पचता है। तो वो दोनों में जैसे जौ हो गया और उड़द हो गया, तो ये दोनों की रोटी यदि आपने साथ में बना ली तो क्या होगा, जौ जल्दी पच जाएगा, उड़द को देर लगेगी, तो एक बहुत आगे निकल गया, दूसरा वहीं रह गया। तो जैसे गाड़ी में तकलीफ होती है ना, गियर बार बार बदलते हैं तो पेट्रोल ज्यादा जाता है, तो ज्यादा पाचन शक्ति खर्च होती है इस तरह के आहार द्रव्यों को पचाने के लिए। तो इसके लिए लघु गुरु धान्य मिश्रित रोटी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि वो विरुद्ध और धातु प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न करते हैं। तो ये हमने देखा कि कैसी रोटी भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। तो ऐसे ही अनेक द्रव्यों, अनेक औषध, अनेक स्वस्थ वृत्त के नियम, अनेक सदवृत्त के नियम के वीडियो हमारी शास्त्रोक्त आयुर्वेदा चैनल पर है, जहां पर केवल और केवल शास्त्रोक्त बातें जो ऑथेंटिक है वही बताई जाती है। तो ऐसे वीडियो आप ज्ञान के लिए, आयुर्वेद सीखने के लिए देख सकते हैं। और आयुर्वेद और अध्यात्म के अनेक वीडियो आचार्य मेहुल भाई चैनल पर भी उपलब्ध है, वहां पर जाकर आप आयुर्वेद का और अध्यात्म का ज्ञान भी पा सकते हैं। इस वीडियो में आज इतना ही, फिर से हम ऐसी ही शास्त्रोक्त बातें लेकर और अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार, जय धन्वंतरी।